गुड इवनिंग और स्टूडेंट, गुड इवनिंग और स्टूडेंट। आज बीए स्टडी सर्किल के डायरेक्टर मिस्टर पवन झा के सहयोग से हजारों स्टूडेंट ऑनलाइन क्लास देख रहे हैं। इसके लिए मैं किन शब्दों में सर को धन्यवाद दूं? मैं तो समझता हूं फ्रेंड सर्किल में धन्यवाद को बदमाशी मानते हैं। हम बदमाशी ही मानते हैं धन्यवाद को। बस मेरे पास आभार व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं है। यूं समझ लें, महामौन महाशून्य जो सब में गाता है। आज हम लोग रीतिकाल पर बात करेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास में दो बड़े पीरियड को हम पूरा कर चुके हैं। आदिकाल विक्रम संवत 1050 से 1375, भक्ति काल विक्रम संवत 1375 से 1700। आज हम विक्रम संवत 1700 से 1900 उस पर चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम रीतिकाल की मानसिकता को समझने के लिए युगीन परिस्थिति का किंचित दिग्दर्शन आवश्यक हो जाता है। भक्ति काल में हिंदुओं को केवल राजनीतिक पराभव ही सहना पड़ा था, पर रीतिकाल तक आते आते आर्थिक स्थिति भी जर्जर हो गई और आध्यात्मिक प्रकाश भी विलुप्त हो चुका था। राजाओं और रईसों के जीवन में राजनीतिक आर्थिक व्यवस्था से पृथक अवकाश और विलास का जीवन था। बर्नियर रीतिकालीन सामाजिक पृष्ठभूमि का वर्णन करते हुए लिखते हैं, इस काल में अभिव्यक्ति केवल घर की सीमा में ही कैद थी और सारी आकांक्षाएं नारी के शरीर के चारों ओर मंडरा रही थी। रीतिकालीन मानसिकता को डॉक्टर नगेंद्र ऐतिहासिक संदर्भ में भी देखते हैं। भारतीय इतिहास में यह घोर अधः पतन का युग था। मुसलमानों का जीवन भौतिक सुख से जर्जर हो चुका था और हिंदू जीवन लंबे पराभव से जीर्ण हो चुका था। घोर निराशा के युग में अगर रीति कवि हमारे जीवन में रस का संचार करते रहे तो इसके लिए तत्कालीन समाज को रीति कवियों के प्रति कृतज्ञ होना पड़ेगा, चाहे कृतज्ञ होनी चाहिए। यूं समझ लें, ये स्थिति थी। इस स्थिति में कौन ऐसी परिस्थिति थी और कौन कौन परिस्थिति थी जो रीति काव्य की भूमिका में, चाहे रीतिकाल के लिए, रीतिकाल के विकास के लिए योगदान दी। तो उसमें सबसे पहले संस्कृत के नाट्य शास्त्र, काव्य शास्त्र एवं काम शास्त्र। दूसरे नंबर में प्राकृत एवं अपभ्रंश की श्रृंगारिक एवं मुक्तक परंपराएं। तीसरे नंबर में हिंदी कृष्ण काव्यधारा, हिंदी कृष्ण काव्यधारा की शास्त्रीय संगीत। तीसरे नंबर में, चौथे नंबर में फारसी संस्कृति या साहित्य की श्रृंगारिकता। पांचवें नंबर में रीतिकालीन सामंती दरबार का लालित्यपूर्ण वातावरण। इस वातावरण को मैं दिखाने के लिए पद्माकर की कुछ पंक्तियों को सुनाता हूं।
गुलगुली गिल में गलीचा है, गुनीजन है, चांदनी है, चिक है, चिरागन की माला है, सजी सेज है, सुराई है, सुरा है, प्याला है, तान तुक ताला है, विनोद का रसाला है, सुवाला दुसाला, सुवाला दुसाला, सुवाला है, दुसाला है, विशाला चित्रशाला है। आप समझ सकते हैं राजाओं का जो है दरबारी शान शौकत क्या है, इससे आप समझ चुके हैं। हिंदी कविता की तीसरी प्रवृत्ति को हम रीतिकाल कहते हैं। पहली प्रवृत्ति है भक्ति, नहीं, पहली प्रवृत्ति है वीर गाथा, दूसरी प्रवृत्ति है भक्ति काल, तीसरी प्रवृत्ति है रीतिकाल। इसलिए हम बोले हिंदी कविता की तीसरी प्रवृत्ति को रीतिकाल कहते हैं। विषय श्रृंगार, वर्णन नख से सिख तक, शैली काव्य शास्त्रीय की पुनरावृत्ति को देखकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस काल का नामकरण ही रीतिकाल करते हैं। दरबारी कवि का काम आश्रयदाताओं को रिझाना एवं काव्य शास्त्रीय ज्ञान देना था। इस काल में कई प्रवृत्तियां हैं, ऐसे मुख्य रूप में तो नाम ही है जब रीतिकाल, तो रीति भी एक प्रवृत्ति, मुख्य प्रवृत्ति होगी। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल बोले भी हैं, रीति तो एक शास्त्रीय शब्द है, ये शास्त्रीय ग्रंथ को सूचित करता है। इसका व्यवहारिक रूप तो काव्य है, और जिस काव्य को हम श्रृंगारिक काव्य कहते हैं, इसलिए अगर किसी को मन भावे तो श्रृंगार काल भी कह सकते हैं। तो इसलिए एक मुख्य प्रवृत्ति इसकी श्रृंगारिकता भी है, और सब भी प्रवृत्ति है, वीर भी है, भक्ति भी है, नीति भी है। हमारे जेपीएससी के स्टूडेंट कम से कम श्रृंगारिकता लिखेंगे और कुछ नहीं लिखेंगे। भूमिका दे करके जितनी भूमिका हम बताए उस भूमिका में सब कुछ आ चुका है, और भूमि को छोड़ सकते हैं। 10 मार्क्स में 7 मार्क्स में हम क्या लिखेंगे? अगर इच्छा होगी तो श्रृंगारिकता लिखेंगे। लेकिन हम तो बात करेंगे पूरे प्रसंग पर, क्योंकि हमारे क्लास को केवल जेपीएससी के स्टूडेंट ही नहीं देखते हैं, बहुत प्रोफेसर, बहुत गुणीजन, साहित्य प्रेमी सब देखते हैं। इसलिए हम संपूर्ण रूप में बात करेंगे। अब श्रृंगारिकता की ही बात अगर करते हैं तो आखिर श्रृंगारिकता का स्वरूप क्या है? तो डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं, एक बात जान लें, रीतिकाल की प्रकृति को मेरी समझ से डॉक्टर नगेंद्र से अच्छा कोई नहीं जान पाए भारतवर्ष में। और एक विद्वान अगर सुनेंगे तो उसे एहसास होगी डॉक्टर नगेंद्र की किताब रीति काव्य की भूमिका को मैं पचा चुका हूं। तो डॉक्टर नगेंद्र श्रृंगारिकता के विषय में क्या लिखते हैं? इसमें प्रेम की एक निष्ठता नहीं, बल्कि विलास की प्रधानता है। इस दृष्टि से यह शुद्ध सामंतीय वातावरण की देन है। फिर इस श्रृंगारिकता के दूसरे पक्ष के बारे में बात करते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरे पक्ष में बोलते हैं श्रृंगारिकता का स्वरूप गार्हस्थ्यिक था। गार्हस्थ्यिक शब्द जब बोल देते हैं, दैट इज श्रृंगार जो है पति और पत्नी के बीच में है।
महफिल में जो आप देख रहे हैं, सुबाला है, सुराही है, सुरा है, प्याला है, उसमें सबसे उत्कृष्ट क्या है? उसमें सबसे उत्कृष्ट तो कविता है। गुणीजनों भी है ना, वो कविता सुनाते थे। कविता केवल विलास, कविता केवल विनोद का रसाला ही नहीं है। कविता केवल, जो श्रृंगारी कविता आप सुनते हैं, वह केवल विनोद का रसाला ही नहीं है, वह बौद्धिक आनंद का साधन तथा व्यक्तित्व का श्रृंगार भी है। ऐसी स्थिति में आप कविता के रियल स्वरूप को जानें। ठीक है, पहले में आप देखें प्रेम की एक निष्ठा नहीं, विलास की रसिकता प्रायः मिलती है। पहली पंक्ति में मतलब बहुत क्लियर आप नहीं समझ सकते हैं। जो मान लीजिए अच्छी धारणा नहीं है रीति कविता के प्रति, इस पंक्ति से भी वही धारणा बनती है। लेकिन दूसरी पंक्ति जब डॉक्टर नगेंद्र बोलते हैं तो रीति कविता की सच्चाई को हम समझते हैं। दूसरी बात यह है कि श्रृंगारिकता का स्वरूप गारहस्तिक था। गारहस्तिक कहने के बाद कोई छीछी नहीं कर सकते हैं। पति पत्नी के बीच श्रृंगार जो है वो सामाजिक रूप से नैतिक है, और गारहस्तिक श्रृंगार को सिद्ध करने के लिए डॉक्टर नगेंद्र हिंदी के पहले आचार्य केशव की पंक्ति को उद्धृत करते हैं। कहते हैं केशव, पात्र मुख श्रृंगार को शुद्ध स्वयं किया नारी। अब बताइए श्रृंगार के पात्र कौन होंगे? आप जो महफिल में जो देख लिए, सुबाला, नाचने वाली नर्तकी सबको, वेश्या सबको, ये सब तो आप कल्पना भी बेकार करते हैं। श्रृंगार के पात्र तो परकिया भी नहीं है। श्रृंगार के पात्र शुद्ध स्वयं क्रिया, शुद्ध स्वयं किया, 24 कैरेट अपनी। और अपनी पर तो वो भी बोले, जो अभिव्यक्ति जो है केवल घर के भीतर ही कैद है। तो घर के भीतर मतलब पत्नी के साथ। पुरुष की सारी आकांक्षाएं जो है नारी के शरीर के चारों ओर मंडरा रही थी। पत्नी के साथ जब कोई काम नहीं मिलेगा, कोई राजनीतिक काम भी नहीं है इस देश में, ना कोई आर्थिक काम है, तब बचेगा क्या? घर में काम बचेगा। बैठे रहिए घर की चार दीवारी में, आंचल में छिप के बैठे रहे। कैसे बचाएंगे 200 वर्ष को? तो इसी के लिए बताते हैं हुनर, कैसे आप जो है आप जी सकते हैं। श्रृंगार में 200 वर्ष कैसे जिएंगे? जब अगर 325 वर्ष वीर गाथा के साथ जिए, 325 वर्ष भक्ति के साथ जिए, तो श्रृंगार के साथ हम 200 वर्ष क्यों नहीं जिएंगे? अवश्य जिएंगे। लेकिन कोई कुछ सहारा तो दे, स्किल तो बताए, श्रृंगार की स्किल तो बतावे। किस रूप में मैं घर में जाऊं और श्रृंगारिक बात करूं? तो ऐसी स्थिति में ही बोले जो कि रीति कवियों की जो योगदान है, उसके लिए तत्कालीन समाज अवश्य ही कृतज्ञ होंगे, क्योंकि वो उसके जीवन को बचा लिए। अब श्रृंगारिक जो रचनाएं हैं, जो श्रृंगारिक कविताएं हैं, वो 3 शैली में है। एक है रीतिबद्ध शैली में है, दूसरी जो है रीति सिद्ध शैली में है, तीसरी जो है रीति मुक्त शैली में है। थोड़ा यहां पर रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त को मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं। रीतिबद्ध काव्य, रीति का अर्थ होता है शास्त्र।
शास्त्र के अनुसार से जिस काव्य की रचना होती है, दैट इज शास्त्र से आप रूल लिए। जैसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं ता है, ती है, ते है, प्रेजेंट इंडिफिनिट, तो ये रूल लिए, मैं पढ़ता हूं उससे वाक्य बना दिए। तो उदाहरण जो दिए, उदाहरण ही काव्य है, और रूल जो है वह रीति है, लक्षण है, नियम है। जब रीति काव्य कहते हैं, रीति से शास्त्र का बोध होता है, ग्रामर का बोध होता है, और काव्य से जो है टेक्स्ट का बोध होता है, एग्जाम्पल का बोध होता है। रीति का अर्थ शास्त्र हुआ, और काव्य का अर्थ कैसी काव्य है? विलासिता। ऐसे श्रृंगारिकता में भी विलासिता, क्योंकि प्रेम की एक निष्ठा न होकर प्रायः विलास की रसिकता पाई जाती है। तो ऐसी स्थिति में रीति काव्य शब्द से दो शब्द बन जाता है, रीति से शास्त्र और काव्य से रसिकता। यानी रीति काव्य में शास्त्र एवं रसिकता का योग है, चाहे शास्त्र एवं नहीं कहना चाहते हैं रसिकता, विलासता, चलिए श्रृंगारिकता ही बोलिए। रीति काव्य दो शब्द, रीति के लिए हम शास्त्र लिए और काव्य के लिए श्रृंगारिकता लिए। तो रीति काव्य में जो है वह शास्त्र एवं श्रृंगारिकता का योग है। तो जो पहले रूल लिखते हैं, जो शास्त्र से बंधे होने के बाद जो है ही कविता लिख पाते हैं, वैसे कविता को कहते हैं रीतिबद्ध काव्य। जो शास्त्र नहीं लिखते हैं, बहुत ऐसे हैं जिसको कोई ग्रामर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जो बोल देते हैं उसमें कोई ना कोई ग्रामर मिलता है। तो इसका अर्थ हुआ क्या? उसकी काव्य में जो है रीति सिद्ध हो जाता है, कोई ना कोई रूल जो है सिद्ध हो जाता है। तो इसलिए कहते हैं रीति सिद्ध कवि, रीति सिद्ध काव्य। रीति सिद्ध कवि कौन है? रीति काल में बिहारी। बिहारी कोई रीति ग्रंथ नहीं लिखे, कोई रूल नहीं लिखे, बस काव्य सुनाते चले, और हर काव्य जो है किसी न किसी रूल से जुड़ा हुआ है, चाहे काव्य में कोई न कोई रूल प्रमाणित हो जाता है, सिद्ध हो जाता है, इसलिए उसको रीति सिद्ध काव्य कहते हैं। एक और टाइप है रीति मुक्त। यहां तो रीति ही नहीं है, शास्त्र है ही नहीं है, शास्त्र से मुक्त है। शास्त्र से मुक्त कौन होंगे? स्वच्छंद व्यक्ति, जिसके लिए कोई चौकट नहीं है, कोई बंधन नहीं है, न शास्त्र का बंधन है, न जीवन में दरबार का भी बंधन है। उस आज के ही आधुनिक जमाने की तरह उसकी प्रकृति है, पंछी नदियां पवन के झोंके, कोई सरहद ना इसको रोके। उसकी प्रकृति ऐसी ही है। वैसे को कहते हैं रीति मुक्त कवि, जो रीति से मुक्त हो, शास्त्र से भी मुक्त है और सामाजिक बंधन से भी वो मुक्त है। ऐसे कवि को रीति मुक्त कवि कहते हैं। जैसे घन आनंद, बोधा, ठाकुर, आलम, द्विजदेव, पूरे रीति काल में 5 ही रीति मुक्त कवि हैं। रीति शब्द इनकी सीमा में आता ही नहीं है, रीति मुक्त कवि। अब हर के लिए हम श्रृंगारिक उदाहरण देंगे। जैसे रीतिबद्ध श्रृंगारिकता जो है, उसमें हम 3 कवि का नाम लेते हैं। एक मतीराम, दूसरा देव, और थर्ड में पद्माकर। आप मतीराम की श्रृंगारिकता में स्पर्श का विद्युत प्रभाव देखेंगे। जब ही नायिका को नायक जो है स्पर्श करता है, स्थिति क्या होती है नायिका की? कंप छुटियो घन स्वेद बढ़ियो, तन रोम उठियो, अखियां भरी आई। इसी को कहते हैं विद्युत प्रभाव।
जैसे अभी होल्डर में हाथ दे देंगे, पूरे शरीर में एक बार में झटका लगेगा, कंप छुटियो, नायिका जो है कप कपाने लगी, घनस्वेद बढ़ियो, पूरी शरीर में पसीना, तनरोम उठियो, पूरी शरीर का रुआ खड़ा हो गया, अखियां भरी आई लज्जा से, आंख में आंसू। ये सब एक ही साथ हो गए। विद्युत प्रभाव अलग अलग अंग में अलग अलग ढंग से नहीं होता है, एक ही बार में होगा, हर अंग के लिए अपना निर्धारित है। तो इसकी पहली पंक्ति क्या है? एक ही भवन दुरे इक संग ही, अंग सो अंग छुआयो कन्हाई, कंप छुटियो घन स्वेद बढ़ियो, तन रोम उठियो अखियां भरी आई। वाह, कितनी 24 कैरेट नायिका शुद्ध है। ये मतीराम का जमाना है, जहां स्पर्श करने पर विद्युत प्रभाव पड़ता है। आधुनिक काल में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, चमड़ी भोथर हो गया है। यहां तो सदैव स्पर्श ही होता है, क्या विद्युत प्रभाव पड़ेगा? ऑनलाइन ऑफलाइन ऑलवेज स्पर्श होता है। इसीलिए ठीक है, कोई अदरवाइज नहीं लेंगे मेरी बातों को। अपवाद आप हैं, आप पर विद्युत प्रभाव पड़ता है, ठीक है, लोगों को बेवकूफ बनावे आप, लेकिन मैं नहीं मानता हूं आज के जमाने में स्पर्श का विद्युत प्रभाव पड़ता है। हर हमेशा तो आंख टकराते ही रहता है आदमी, तो आंख पर असर क्या पड़ेगा? तो ये मतीराम का जमाना था, मध्यकालीन जमाना था। उस जमाने में, मध्यकालीन जमाना नहीं, उत्तर मध्यकाल, तो उस जमाने में यंत्र कहां था? आज नहीं यंत्र है, आप इंटरनेट से लैस हैं तभी तो क्लास देखते हैं। इसकी रफ्तार के बारे में क्या बोले, जवाब नहीं। इसकी पहुंच संसार के कोने कोने तक है। हो सकता है आज भारतवर्ष में सभी स्टूडेंट, सभी विद्वान जन क्लास देख सकते हैं, बाद में भी लाइव नहीं तो रिकॉर्डिंग देखेंगे पवन सर की कृपा से, देखते ही हैं। ये सुविधा मिलती है आपको, हम नहीं दे सकते थे, इसीलिए बोले। मैं किस शब्द में आभार व्यक्त करूं? अब मतीराम के बाद हम आएंगे देव पर। देव के यहां श्रृंगार में अति मादकता है। नायिका में इतनी बेग है नायक को देखने की, उस बेग में बहुत कुछ गंवा देती है। इतना तेजी से देखती है अपने हीरो को, वैलेंटाइन को, आंख का पलक सट जाता है। उसकी स्थिति वैसी ही होती है आंखों की जैसी स्थिति मधुमक्खी बेग से जब बाल्टी में मधु पर जाता है, चला तो जाता है, फिर वापस नहीं आ पाता है। मधुमक्खी का पंख जो है उसी मधु में सट जाता है। नायिका कहती भी है अपनी मजबूरी को, देव कछु अपनो बस नाही, रस लालच चिते भई चेरी। लालच में जो देखने की जो लालच हुई, लाल को यानी अपने प्रेमी को, उसके कारण ये स्थिति हुई। मैं अपने बस में नहीं थी। देव कछु अपनो बस नाही, रस लालच लाल चिते भई चेरी। बेगी ही बुरी गई पखियां, अखियां मधु की मखिया भई मेरी। अब इसके बाद हम आएंगे पद्माकर पर। पद्माकर वही जो हम एक इससे पहले सुनाए भी थे। देखिए, रीतिकालीन सामंती दरबार में जो एक लालचपूर्ण वातावरण है, उस लालचपूर्ण वातावरण के लिए सुनाए भी थे ना? नहीं सुनाए थे? भूल गए? बहुत आदमी को पद्माकर की ये पंक्ति जो हिंदी वाले नहीं है, नन हिंदी वाले भी सुनाते हैं। गुलगुली गिल में गलीचा है, गुनीजन है, चांदनी है, चिक है,
चिरागन की माला है, सजी सेज है, सुराही है, सुरा है, प्याला है, तान तुक ताला है, विनोद के रसाला है, सुवाला है, दुसाला है, और क्या है, विशाला चित्रशाला है। महफिल, राजाओं की महफिल कैसी होगी? कोई बीपीएल आदमी महफिल सजाते हैं? बचा ही था काम क्या उत्तर मुगल संकालीन शासक के लिए? नाम ही है मोहम्मद शाह रंगीला, कहते ही हैं पतनशील मुगल शासक। उसी के देखा देखी में और यहाँ के हिंदू राजा भी उसी ठाठ बाट से जयसिंह और सब राजा अपनी दरबार को सजाते थे। जैसे कि दरबार में बिहारी रहते थे, आम लोग अपने घर में कोठरी में कैद, वो लोग तो अपने महफिल में मान लीजिए दिन में बहुत हुनर सीख लिए श्रृंगारिक, और फिर रात में जो है घर की चार दीवारी में जो है वो बंधते हैं। श्रृंगार के पात्र तो पत्नी है, परकिया और नर्तकी तो नहीं है। तो अब पद्माकर पर आएंगे। हालांकि जिस तरह से आप देखें अलग अलग ढंग से श्रृंगारिकता, मतिराम में देखते हैं विद्युत प्रभाव, देव में देखते हैं मादकता, तो पद्माकर में देखेंगे खुलापन, जिसको पवन सर जैन धर्म में कहते हैं दिगंबर, वो खुलापन देखेंगे, दिगंबर रूप नहीं जो दिगंबर समझते हैं तो नग्न रूप में आएगा। आप कविता में नग्न रूप के लिए भी तो हमको माहौल चाहिए। होली एक ऐसा फेस्टिवल है जिसमें नग्न करने का भी अवसर मिलता है। देखिए क्या है कविता की पंक्ति, फागु की भीर अभीरिन में गही गोविंद ले गई गो भीतर गोरी। फागु की भीर अभीरिन में गही गोविंद ले गई गो भीतर गोरी। भाई करे मन की पद्माकर ऊपर नाई अबीर की झोरी। छीनी पीतांबर कमर से तू विदा। अगर पीतांबर कपड़ा छीन लिया गया नायक का, और यह भी कह दिया जाता है कमर से तू विदा, अब कमर में कपड़ा नहीं रहा। जब कमर में कपड़ा ही नहीं रहा, कमर से कपड़ा विदा हो गया, तो दिगंबर हो गया कि नहीं? देई मिली कपोलन रोरी, पूरे गाल को रगड़ देती है नायिका। नयन नचाए कश नेक्स्ट होली के लिए 2022 के लिए निमंत्रण भी देती है। निमंत्रण कितना देखिए सलीके से देती है। नयन नचाए, आहा कहीं मुस्कान, लला फिर अयो खेलन होरी। क्या असर पड़ा होगा लला का? हम रहते तो मर जाते, नहीं बच पाते। लला की हालत क्या हुई होगी कल्पना कर सकते हैं। और पंक्ति को समझने के लिए और समझा देते हैं। फागु की भीड़ है, उसमें खोजना पड़ता है। भीड़ में नायिका खोजती है फिरालाल चौक पर, भीड़ में मेरे कौन है प्रेमी, उसको खोजती है। गही माने खोजना, और खोज करके फिर ले जाती है अपने घर में। जब घर में जब नायिका ले जाएगी अपने प्रेमी को, तो नायिका अब अपने मन से सब काम करेगी। इसीलिए कहते हैं भाई करे मन की पद्माकर ऊपर नाई अबीर की झोरी। पद्माकर कहते हैं अब नायिका जो है अपने मन की बात जो है, इच्छा जो है उसकी पूर्ति कर रही है। ऊपर में माथा में जो है पूरे अबीर को डाल दी। पहली पंक्ति में खोज के निकाल ली उस लला को। फागु की भीड़ अभीरिन में गही गोविंद ले गई गो भीतर गोरी। गोविंद ले गई भीतर गोरी। गोरी नायिका हुआ और गोविंद कौन हुआ? नायक। भाई करे मन की पद्माकर ऊपर नाई अबीर की झोरी। छीनी पीतांबर कमर से तू विदा। इस बात को समझा चुके हैं।
देई मिली कपोलन रोरी, पूरे गाल को रगड़ दी। उसके बाद नैन नचाए कही मुस्काए लला, फिर आइयो खेलन होरी। नेक्स्ट ईयर के लिए एडवांस निमंत्रण। अब इसके बाद हम आएंगे रीति सिद्ध श्रृंगारिकता में। रीति सिद्ध श्रृंगारिकता में बिहारी का नाम आता है। बिहारी के लिए तो प्रेम जो है चौगान का खेल है, एक ऐसा खेल जिसमें कि लुका छिपी का अवकाश रहता है। चौगान के खेल में लुका छिपी का अवकाश रहता है। इसलिए नायिका आती है और अपने नायक की आंखों पर इस प्रकार से आंख बंद कर देती है और चुप हो जाती है। बतावे नायक, नायक बतावे कौन है आखिर। लेकिन नायक इतने बेवकूफ नहीं है। नायक समझ गया, अरे ये तो मेरी वैलेंटाइन है, तभी तो आंख पर लगता है जैसे इतनी शीतलता। कुछ और सब लड़की के बारे में, संगीता है, अस्मिता है, कल्पना है, तो जब तक सही नाम नहीं होगा तब तक हाथ वो कैसे उठाएगी। लेकिन नायक जान रहा है, सैकड़ों लड़की का नाम सुना देती है, चलो इसी बहाने तो आंखों पर से शीतलता मिले। बिहारी बोलते हैं, प्रीतम दृग मिहचत प्रिया, पानी परस सुखू पाई। सुखू, अरे सुख तो भौतिक सुख है, और सुखू जो है ना, ये हृदय को पहुंचाने वाला है, समझे। इसलिए सुखू, सुख को जब तराशते हैं ना तो सुखू हो जाएगा। कैसे तराशते हैं? कभी उपसर्ग से, कभी प्रत्यय से, कभी अव्यय से। जैसे अभी सुखू में प्रत्यय का प्रयोग किए, तो ऐसी स्थिति में किसी भी शब्द में जब उपसर्ग का, प्रत्यय का या अव्यय का इस रूप में प्रयोग करें कि वह शब्द एक नई व्यंजना दे, तब माना जाता है जो कि आप में तराशने की क्षमता है। बिहारी जो है तराशने में विख्यात है। इसीलिए कृष्ण भक्ति काव्य में जो आप ब्रजभाषा पढ़े, वो ब्रजभाषा का विकास है। लेकिन अभी जो मैं ब्रजभाषा बोल रहा हूं, वह ब्रजभाषा का उत्कर्ष है, क्लाइमैक्स तराश के रख दिए ब्रजभाषा को। इतने बड़े बड़े कवि देव, मतिराम, बिहारी, भूषण, भिखारी ठाकुर, कितना नाम बोलेंगे। 100 का नाम बोल सकते हैं अभी, लेकिन बोल करके क्या फायदा, समझे। तराश के रख दिए। ब्रजभाषा जो है रीतिकाल में उत्कर्ष की स्थिति में पाता है, उत्कर्ष की स्थिति में पहुंचता है। उस स्थिति में भाषा पहुंचती है जिसके आगे राह नहीं। इसीलिए ब्रजभाषा लड़खड़ाने लगी, आगे चल करके खड़ी बोली खड़ी हो गई। ये हिंदी में खूबी है, जब भी कोई भाषा लड़खड़ाने लगती है तो कोई नई भाषा खड़ी हो जाती है। ब्रजभाषा आधुनिक काल में नहीं चल पाई तो वैसी स्थिति में खड़ी बोली खड़ी हो गई। आज अब तो खड़ी बोली जिंदगी भर देखते रहेंगे। 19वीं सदी की खड़ी बोली, 20वीं सदी की खड़ी बोली, 21वीं सदी की खड़ी बोली, 22वीं सदी की खड़ी बोली, एंड सो ऑन। आज तो खड़ी बोली मानक भाषा है। खड़ी बोली हिंदी राजभाषा भी है, और कालांतर से खड़ी बोली हिंदी राष्ट्रभाषा भी है। तो चौगान का खेल है, खेल देखते ही है, खेल ही न है। प्रीतम दृग मिहचत प्रिया, पानी परस सुख पाई।
जानी पिछानी अजान लो, नेकू न हेत होती जनाई। जान रहे हैं नायक, लेकिन फिर भी जो है अनजान बन के किसी और लड़की का नाम सुनाते हैं, क्योंकि बतलाना अच्छी बात नहीं है, बेवकूफ आप हैं। तब तो जो मिल रही है शीतलता, उससे आप वंचित हो जाएंगे। कुछ मजा तो ले लीजिए। इसीलिए जानी पिछानी अजान लो, नेकू न होती जनाई। नीक बात नहीं है जनाना। फिर नायिका कभी कभी बात करने की लालच रखती है। बैठे, कोई जरूरी नहीं है अभी विजय स्टडी सर्किल में क्लास करने की, चुरा करके मोबाइल रख लेती है। जैसे आज के डेट में मोबाइल ही होता है। मोबाइल अगर आपका रख लें चुरा करके, तो शायद जो है कोई भी काम करने के लिए आप नहीं जाएंगे। स्वच्छंद तब हम मानेंगे जब किसी को मोबाइल फेंक दीजिए, ले जाओ मोबाइल। कोई स्वच्छंद नहीं जी रहे हैं, मोबाइल से बंधे हुए, इतना मोबाइल का गुलाम हो गए हैं, यंत्रवत जीने लगे हैं मोबाइल के कारण आप। लेकिन जब लिटरेचर पढ़ेंगे तो लिटरेचर में खूबी है कैसे यंत्रवत मनुष्य में पुनः संवेदना को वापस लावे, आपकी फीलिंग को वापस कर सकती है हिंदी लिटरेचर, चाहे कोई भी लिटरेचर, बशर्ते उस लिटरेचर के मर्म को समझे। यांत्रिक सभ्यता में तो जीना ही पड़ेगा, लेकिन क्रेडिट रखें, मैं यंत्रवत नहीं जीता हूं। मोबाइल रखते हुए भी मैं किसी को याद करता हूं, यह नहीं जो तुरंत बात कर लिए। जब बात ही करेंगे तब याद कब करेंगे? इसलिए हर हमेशा संपर्क जो है वो सहानुभूति का छनन होता है। संपर्क से, सदैव संपर्क में बने रहने से सहानुभूति का, संवेदना का छनन होता है, और कभी कभी संघर्ष की भी स्थिति आ जाती है। इसलिए इससे बचें। अब नायिका जो है बात करने के लिए लालच, उस समय तो बिहारी के जमाने में मोबाइल शब्द का तो यूज नहीं होगा। क्या करते हैं वो, रख लेते हैं बांसुरी को चुरा करके। देखिए यहां राधा कृष्ण इसलिए नाम रखा गया है, आधुनिक काल में हम लोग बहुत ही साहसी हैं, किसी का भी नाम खोल के रख सकते हैं, छूट है। लेकिन उस समय तक छूट नहीं थी, सामंती समाज थी, इसलिए अपना नाम नहीं रखा जाता था। बस राधा कन्हई बहानों है, बहाना नहीं, बहाना तो खड़ी बोली हो गया, बहानों ब्रजभाषा। ओकार लगाएंगे तब ब्रजभाषा, आकार लगा देंगे तब तो खड़ी बोली हो गया। बहाना खड़ी बोली, अब बहानों ब्रजभाषा। तो ऐसी स्थिति में नायिका क्या करती है देखिए, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, उसकी बांसुरी को लुका करके रख देती है। अब जो है नायक खोज रहा है, क्योंकि कोई वहां राधा कन्हई नहीं है। आज के समय के ही समझिए कोई युवक युवतियां हैं वहां पर कविता में, बस नाम कच्चा माल के लिए ऊपर में रखा गया। पक्का माल खुद नायक नायिका है, लौकिक है। राधा कन्हई अलौकिक कृष्ण का अवधारा में है, राधा कन्हई रीति काल में वह लौकिक है। किसी लौकिक लड़के का किसी घर में क्या राधा नाम नहीं होता है, किसी का कन्हई नाम नहीं होता है, बस यही समझिए। अलौकिक नहीं है, वो लौकिक है। भक्ति काल में अलौकिक और रीति काल में वही प्रेम जो है, अब भक्ति काल में प्रेम है, वो देव प्रेम है। और रीति काल में जो है दोपहर ही बोलेंगे देह प्रेम है। देह प्रेम तो लौकिक में ही न होता है, अलौकिक में थोड़े होता है। अलौकिक तो अलिप्त रहते हैं, कई बार मैं बताया हूं। अलौकिक ब्रह्म जो है वो सांसारिकता में अगर लिप्त भी होते हैं फिर भी अलिप्त रहते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे
कमल जो है कीचड़ में रह करके भी कीचड़ से ऊपर ही रहता है। अब नायक मांग रहा है मेरी बांसुरी दो, जाना है जाना है, लेकिन कैसे अभी नायिका दे देगी बांसुरी? अभी मन कहां भरा है? बात करने की लालच तो है ही, पहले भर मन बात नायिका करेगी तब न मैटर को अंतिम में दे ही देगी। चलो है दे दो अब इसको। हिंदी में भी गाना में कहते हैं ना, अभी ना जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं। नायिका बोलती है क्या? जो कि नहीं, झूठ मूठ में कसम भी खा लेती है, नहीं मैं बांसुरी नहीं चुरा कर रखी हूं। लेकिन उसकी जो मतलब एक भाव है, हंस देती है, तो नायक समझ लेता है मैटर है, चुराई है यही बांसुरी। सौ करे भौहन हंसे, आंख से हंसती भी है। और फिर जब नायक मांगते भी हैं, देन कहीं नटी जाए, देने के नाम पर वो मुकर जाती है। काहे? अभी बात करने की और इच्छा है, काहे वो दे देगी? बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सौह करे भौहन हंसे, देन कहीं नटी जाए। और एक बार जब बिहारी जयसिंह के दरबार में पहुंचे तो दरबारी प्रधान को बोलते हैं, जो आप जयसिंह को खबर दीजिए जो कि बिहारी मिलना चाहते हैं। वो प्रधान हंसने लगे। बड़े बड़े राजा महाराजा आए, साल भर में लौट करके चले गए, हवेली से राजा जयसिंह नहीं निकलते हैं। तब बिहारी पूछ बैठते हैं, आखिर क्या मैटर है? तो प्रधान इंडिकेट करते हैं, बस तो 13-14 वर्ष की रानी है, बस उसी में राजा चिपके रहते हैं। तो बिहारी बोलते हैं, कवि में तो ताकत क्या होती है, जहां न जाए रवि वहां जाए कवि। बिहारी बोलते हैं, कागज दीजिए। कागज लिए, उस पर लिखते हैं, नहीं पराग नहीं मधुर मधुप, नहीं विकास यही काल। नहीं पराग, अगर पराग को तरासेंगे तो क्या होगा? परागु। नहीं पराग नहीं मधुर मधुप, मधु को तरासेंगे तो मधुप बोल देंगे, मधु को तरासेंगे तो मधुप बोल दिए, पोप प्रत्यय लगा दिए उसमें। नहीं पराग नहीं मधुर मधुप, नहीं विकास यही काल। अभी तो पराग भी नहीं हुआ, 13-14 वर्ष की लड़की में क्या होगा? वो तो कच्ची कली है। अली कली ही से बंधियो, अली कली ही से बंधियो, तो आगे कौन हवाल? अगर भंवरा कली पर ही बैठ जाए तब ये वह कली कभी फूल होगा? नहीं होगा। जयसिंह का आंख खुल गया। जयसिंह यार ऐसी बात नहीं है, जाहिल आदमी नहीं थे। जयसिंह तुरंत बाहर निकले। रानी को भी आश्चर्य हुई, अरे 1 साल से जो आदमी हमको कैद करके रखे थे, कौन आखिर आदमी है जो कि कागज में 2 पंक्ति लिख करके दिए हैं और हमारे स्वामी बाहर निकल गए। रानी बहुत प्रभावित हुई। रानी आदेश देती है अपने स्वामी को, हमारे सामने में महल बनाइए बिहारी के लिए। और जयसिंह आदेश देते हैं, महल बनता है और रानी मुक्त हो जाती है। अब दरबार में रोज जो है जयसिंह जो है सुन रहे हैं बिहारी की कविता को। एक एक कविता सुनाते थे, रोज एक असरफी यानी 10 ग्राम का वो सोना जग का क्वाइन कहिए, समझे, 10 ग्राम का, यानी अभी जो कीमत 50,000 है, समझिए उस समय 50,000 रुपये पर डे। वो 1-2 पंक्ति सुना करके, जैसे हम अभी सुनाए, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, 2 पंक्ति सुनाए, इसमें
प्रीतम दृग में चत प्रिया, 2 पंक्ति यह भी सुनाए। इस सब पर मिलता था एक एक असरफी। इसी प्रकार से 700 दोहे सुनाए, 700 असरफी मिला। सारे को संग्रहित करके एक पुस्तक बनाई गई, बिहारी सतसई। ये सतसई, ये 700 दोहा जो है हिंदी के 700 रत्न हैं। और देखेंगे बिहारी की खूबी श्रृंगारिकता में, नायक नायिका दरबार में भी किस तरह से जो है भरी महफिल में भी आंखों ही आंखों में बात करते हैं। सब क्रिया जो है आंखों से ही होगी। नायक आंखों से ही कहत, नायिका आंखों से ही नटत। नो, माहौल ठीक नहीं है अभी। फिर नायक जो है रिझाने का प्रयास करता है आंखों से ही, रीझत। नायिका फिर आंखों से ही खींचत। जवाब मिलते जा रहा है। लेकिन है असली तो नायक नायिका है, प्रेमी प्रेमिका है। तो वैसी स्थिति में जो है तो अंततः जो है आंख लड़ाते लड़ाते आंख तो मिलना तय है। मिलत, जब ही मिलत नायक नायिका आंख मिला लेते हैं, तुरंत नायिका खिलत। जब ही नायिका खिलने लगती है, चेहरे पे जो है मुस्कान देखने के लिए मिलता है, फिर तुरंत नायिका लजा जाती है। इसलिए अगर खिलने के बाद कोई नारी लजावे नहीं तो वो सुंदर नहीं है। जब मैं किसी भी नारी को बोल दूं आप बहुत सुंदर हैं, वो लजावे नहीं तो 100% गारंटी है वो सुंदर नहीं है। क्योंकि लज्जा जो है सौंदर्य की सबसे बड़ी आभूषण है। कहत नटत, रीझत खीजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं नैननु ही सब बात। अब आइए रीति मुक्त श्रृंगार में। रीति मुक्त श्रृंगार में थोड़ा हम घनानंद का परिचय देना चाहेंगे। आखिर हिंदी में इतने बड़े कवि आप किस परिस्थिति में प्राप्त किए? घनानंद कोई अधिकारी के रूप में काम करते थे मोहम्मद शाह रंगीला के यहाँ। और एक दिन कोई स्टाफ शासक को, राजा को बोलता है जाकर, घनानंद बहुत अच्छा गाता है। तो राजा बोलते हैं घनानंद गा करके सुनाओ। घनानंद का जवाब क्या है? जवाब, मैं नहीं गाता हूं। फिर कोई स्टाफ ही बता देता है। स्टाफ का दुश्मन बहुत होता है। जब भी जॉब में जाएंगे ना, बहुत चुगलखोर सब होगा। क्या बोल देता है? अरे आपके यहां जो एक नर्तकी है सुजान, वह अगर कह देगी ना, गाना शुरू कर देगा। तो राजा को लगा अरे हम बोलते हैं तो कुछ नहीं, वो नर्तकी बोलेगी हमारे यहां। कैसे टेस्ट ले लेते हैं। राजा आदेश देते हैं और सुजान कहती है घनानंद गा के सुनाओ। तुरंत घनानंद जो है सुजान की ओर मुंह करता है और अपने बैक को राजा की ओर। राजा को तो लगा जो इससे ज्यादा बेइज्जती हमारी और क्या होगी। हमारे कर्मचारी एक नर्तकी के सामने मुंह किए हैं और बैक को मेरी और किए हैं। अच्छा, लेंगे खबर। तुरंत गाना खत्म होता है। राजा का फरमान जारी होता है, जहां तक मेरी सीमा है उस सीमा को छोड़ के चले जाओ, नहीं तो मैं काट दूंगा। घनानंद इशारा करता है सुजान को, चलो अब। सुजान नहीं जाती है। जिस तरह आज की लड़की किसी बेरोजगार लड़का से, चाहे किसी का नौकरी खत्म हो जाए, उससे कोई संबंध रखना पसंद नहीं करती है।
सुजान भी वैसी ही थी। बोली क्या? नो, तुम्हारी नौकरी खत्म हो गई, कोई अब तुम्हारे पास सुख सुविधा को नहीं मिलेगी, मैं नहीं जाऊंगी। खैर बहुत अच्छा हुआ, जो होता है अच्छा होता है। अगर सुजान जाती तो आज हिंदी को घनानंद नहीं मिलता। अगर रत्नावली नहीं डांटती तो हिंदी को गोस्वामी तुलसीदास नहीं नसीब में होता। इसलिए जो होता है अच्छा होता है, समझे? अब वृंदावन में आकर के वियोग में सुजान सुजान सुजान, अंतिम में नादिर शाह जब सोचा जो करे ये राजा के यहां काम किया है, इसके पास बहुत धन संपत्ति होगी, तो दो, तो वो नहीं दे पाए, समझे? नहीं दे पाए। सुजान सुजान कहते हुए अंतिम में मौत भी हो गई। मौत होती है, सुजान सुजान कहते हुए ही प्राण त्यागते हैं। वो सच्चे प्रेमी थे, उनका जीवन दर्शन ही था जो संयोग में वियोग, जब रहते भी थे तो उस समय भी वियोग की ही स्थिति थी, और वियोग में संयोग, और वियोग में संयोग। क्या है जीवन दर्शन घनानंद का? संयोग में वियोग, यानी जब मिलते हैं तब आप याद करते हैं, बात नहीं करते हैं, याद करते हैं, दैट इज वियोग हो गया। अब फिर जब आप अलग हो जाते हैं तब फिर उसके साथ आप मन जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, यानी वियोग में संयोग। जन्म में मरण और मरण में जन्म, यही है जीवन दर्शन घनानंद का। और देखी जियो भी दर्शन है। तो जिस तरह से बोले संयोग में वियोग, वियोग में संयोग, जन्म में मरण, मरण में जन्म, इस टाइप की बात गालिब भी करते हैं। मोहब्बत में नहीं है फर्क, जीने का उसी को देख कर जीते हैं, जिसका फिर पे दम निकले। एक दर्शन उनका देखी जियो है। प्रेमिका तो जो प्रेमी प्रेमिका होते हैं ना, वो देख करके ही जीता है, वो छूछा भी नहीं करते हैं कभी। घनानंद कहते हैं देखी जियो न छियो घनानंद। ए घनानंद मत छुओ। कोवलानी अंग सुजान बधु को, एक गणिका को बधु की दर्जा देते हैं। सुजान कितने मानवीय मूल्य से भरे हुए हैं, दर्जा ही नहीं देते हैं बधु को, बलिक देखी जियो न छियो घनानंद, कोवलानी अंग सुजान बधु को। फिर जिस तरह से वो विश्वासघात वाला काम की, उसके लिए भी वो कभी कभी कोसते हैं। तू कौन सी पार्टी पढ़े हो लला, मन लेहू पे देहू छटाक नहीं। मेघ को भी कहते हैं, ए मेघ मेरी आंसू को लेकर के जाओ विश्वासघाती सुजान के आंगन में बरसा देना। देखिए घनानंद की कल्पना जो है मेघदूत से भी कुछ आगे की करी है। कबहू वा विशासी सुजान के आंगन में, विशासी मतलब विश्वासघाती, कबहू वा विशासी सुजान के आंगन में असुआनी ले बरसो। विरह में तो ऐसी स्थिति आ जाती है, पाऊ कहां हरि है, तुम्हें हरि भी संबोधित करने लगते हैं घनानंद। पाऊ कहां है सुजान को,
पांव कहां हारी है तुम्हें, धरनी में धातों की आकाश ही चीरो। अब बताइए, इतनी व्यग्रता प्रेमी में पूरे पाताल में जाने के लिए, धरती को के भीतर जाने के लिए तैयार है, आकाश को चीरने के लिए। कभी आकाश को चीरने की कल्पना किए हैं? धरनी में धसों की आकाश ही चीरो। और कभी प्रेम में वो होशियारी दिखाना, चालाकी दिखाना, जो चालाकी सब बिहारी के नायक नायिका दिखाते हैं, क्योंकि बिहारी के लिए जीवन दर्शन है जो है क्या है, प्रेम जो है चौगान का खेल है। जितना आप चालू बनिए, जैसे आज भी चौगान का ही खेल होता है, जितना चालू बने। तो घनानंद बोलते भी है, अति सूधो स्नेह को मार्ग है। स्नेह का मार्ग बहुत सीधा होता है, जहां नेकु सयानप बांक नहीं, जहां अपनी सयानापन नहीं दिखाइए। इसी तरह बोधा भी, क्योंकि ये सब तो विरह पसंद करते हैं, ये विरह में ही जीते हैं, इस विरह को ही, ये प्रेम के ही गायक हैं, प्रेम के गायक हैं, भोगा हुआ यथार्थ है। इसलिए आपको कविता में भी लगती होगी, नहीं घनानंद सचमुच में सच्चे प्रेमी हैं। पूरे प्रसंग को बताएंगे तभी आपको पता चलेगा घनानंद सच्चे प्रेमी हैं। वियोग में क्या स्थिति होती है, बोधा कहते हैं, सहते ही बने, कहते ही बने, कहते न बने, मन ही मन पीर को पीरे वो करे। सारे पीर को, दर्द को जो है मन ही मन पीते हैं। सच्चे प्रेमी कभी आह तक नहीं बोलेंगे। आह ऊह जो है, ये सब जो है बिहारी के यहां चलेगा। रीति मुक्त कवि के यहां आह ऊह नहीं चलेगा। जो भी कुछ हो रहा है अंदर ही हो रहा है, बाहर कुछ नाटक नहीं होगा। और उसके बाद अगर हम आते हैं श्रृंगारिकता के बाद, किसमें जैसे एक प्रवृत्ति वीर काव्य के बारे में बताते हैं, तो इसके भी बारे में जाने। वीर काव्य सब में परीक्षा में नहीं लिखनी है, लेकिन जान लें उस समय भी वीर काव्य छूट छिटपुट लिखी जाती थी, उसको भी जाने। जिस समय हिंदी साहित्य में, यानी रीति काल में, जिस समय रीति काल में नायिका भेद, नक्सिक वर्णन लिखी जा रही है, उस समय भूषण कवि इतिहास की उस प्राण धारा को पहचानते हैं जो औरंगजेबी अत्याचार के खिलाफ बह रही थी। भूषण और कहते हैं इसके भगीरथ कौन थे, तो शिवाजी थे। भूषण शिवाजी की वीरता का गान करके राष्ट्रीय गौरव को बढ़ाते हैं। भूषण इस रूप में अमर है, शिवाजी भी अमर है, भूषण भी अमर है, क्योंकि उनकी वीरता जो है हमारी जातीय अस्मिता से जुड़ी हुई है। सुने वीरता की गीत भूषण के शब्दों में, इंद्र जिमी जंभ पर, बारव सुअंभ पर, रावण सदंभ पर, रघुकुल राज हैं, तेज तम अंश पर, कान्ह जिमी कंस पर, त्यों मलेच्छ वंश पर, सेव शिवराज हैं। मलेच्छ वंश कौन है? औरंगजेब है। शेर शिवराज, शिवाजी शेर हैं, इसलिए आज भी बोलते हैं शिवाजी सिंह। इंद्र जिमी जंभ पर, बारव सुअंभ पर, रावण सदंभ पर, रघुकुल राज हैं, तेज तम अंश पर, कान्ह जिमी कंस पर, त्यों मलेच्छ वंश पर, सेव शिवराज हैं। एक बात और जानने की है, जो एक मिथक है, जो वीर काव्य जो है डिंगल शैली में ही लिखी जा सकती है, उस मिथक को भी भूषण तोड़ते हैं।
खड़ी बोली में भी वीर काव्य को लिख करके दिखा दिए। भूषण की कविता में समाज को उद्बुद्ध करने की काफी शक्ति है। अब आइए भक्ति पर। भक्ति तो पहले भक्ति के बारे में साफ जान लें। भक्ति जो है प्राथमिकता, देखिए भक्ति काल में प्राथमिकता क्या है और रीति काल में प्राथमिकता क्या है, दोनों को आमने सामने रख करके भक्ति के स्वरूप को समझेंगे। भक्ति काल में प्राथमिकता क्या है? गोस्वामी तुलसीदास के शब्दों में, कभी न हो नहीं चतुर कहाऊं, मति अनुरूप राम गुण गाऊं। इसीलिए भक्ति काल के पहले भक्त हैं, ठीक है, उनकी भक्ति कविता बन जाती है, इसलिए वो कवि भी हो गए। लेकिन पहले जो है प्राथमिकता है भक्ति पर। यह प्राथमिकता साहित्य की दृष्टि से, साहित्य प्रेमी की दृष्टि से उचित नहीं है। एक साहित्य प्रेमी उसी प्राथमिकता को पहले महत्व देंगे जहां होगी कविता, प्राथमिकता में कविता हो। इसलिए रीतिकालीन कवि भिखारी ठाकुर कहते हैं, आगे मतलब भक्ति काल के आगे क्या है? रीतिकाल। आगे के सुकवि रीझिए तो कविताई। दैट इज, रीतिकाल के कवि का मूड जब बनेगा तो वो कविताई बनाएंगे, स्वयं को कवि भी कहते हैं। न तो राधा कन्हाई सुमिरन को बहानो है। अगर लगता है रिझने पर कविता नहीं बन पाई तो आप यही समझिए, न तो राधा कन्हाई सुमिरन को बहानो है, सच्चाई नहीं है। मैं सुमिरन कर ही नहीं रहा हूं राधा कन्हाई को। राधा कन्हाई के प्रति मेरा ट्रीटमेंट तो आप देख ही लिए। इतनी कविता की पंक्ति से सुनाए, बिहारी की, मतीराम की, मतीराम की पंक्ति में कन्हाई नहीं है क्या? एक ही भौन दुरे एक संग ही, अंग सो अंग छुआयो कन्हाई। कन्हाई किसके अंग को छू रहा है? राधा को। राधा की क्या स्थिति है? कंप छुटियो घन स्वेद बढ़ियो, तन रोम उठियो अखियां भरी आई। वो बहानों न है, वो रियल थोड़े है। तो भक्ति ऐसी ही थी, लेकिन कुछ ऐसे लोग सब भी थे। जवानी में दरबार में जो है एक से एक श्रृंगारिक कविता सुनाते थे, क्योंकि श्रृंगारिक कविता के माध्यम से कई प्रयोजनों की सिद्धि होती है। पहली तो अर्थ प्राप्ति, नोट दीजिए। दूसरी अपनी काम वासना की तृप्ति, क्योंकि वो कवि क्या आदमी के बच्चा नहीं है क्या? अपनी काम वासना की तृप्ति। तीसरी आश्रयदाता राजाओं की काम वासना की तृप्ति। और चौथी आश्रयदाता राजाओं को काव्य शास्त्रीय ज्ञान देना। 4 उद्देश्य की पूर्ति होती थी, समझे? लेकिन जब बुढ़ापा आ जाता था, अगर कोई श्रृंगारिक दोहा सुनाने के लिए कहेंगे तो अब शरीर में है दम, वहां तक सोच सकते हैं नहीं, इसलिए दरबार से छुट्टी मिल जाती थी। और ऐसी स्थिति में बुढ़ापा में किसी तरह जो है अपने आप को चाहते हैं वो हमको मुक्ति मिल जाए, मुक्ति मिल जाए। क्योंकि जवानी का जब तक जोर रहा, एक से एक श्रृंगारिक दोहे सुनाए। अब कम से कम बुढ़ापे में तो भजन कर लो। देखे हैं कि नहीं, आज के जमाने में भी ढेर करते हैं। अब बुढ़ापे में कहेंगे आज बृहस्पति है, आज मटन नहीं हम खाते हैं। हमको याद है जवानी में बृहस्पति क्या है, एकादशी क्या है। दिवाली छठ तक भी नहीं मानते थे, वो इतने बड़े कुकर्मी थे। तो किसी तरह अभी भी ढेर बूढ़ी सब जो है बहुत भजन कीर्तन करती है। एक बाईपास रास्ता वो खोज रही है, कम से कम अंतिम में प्रभु के शरण में सही ढंग से पहुंच जाए।
वास्तविकता नहीं है। भक्ति वास्तविकता नहीं है, भक्ति जो है मजबूरी है। समझे? क्योंकि भक्ति तो हो गई 325 वर्ष पूर्व मध्यकाल को ही कहते हैं भक्ति काल। अब रीति काल में कहां से भक्ति होगी? जनता की चित्तवृत्ति बदल गई, अब भक्ति कहां? ऐसे डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं इस काल की भक्ति में केवल धार्मिकता ही नहीं है, बल्कि विलास जन्य दुखों से आकुल मन के लिए, विषय वासना जन्य दुखों से आकुल मन के लिए शरण भूमि भी है। जैसा कि हम अभी बोले थे, विषय वासना जन्य दुख क्या है? जवानी की याद है उसे मैं क्या क्या किया हूं दरबार में। आज मैं बुढ़ापे में नौकरी से भी निकाला गया, क्योंकि अब मैं योग भी नहीं हो जो श्रृंगारिक दोहा दरबार में सुनाऊं। शरीर जवाब दे दिया। जब शरीर जवाब दे दिया तब कहां से श्रृंगार? तो ऐसी स्थिति में विषय वासना जन दुखों से शांति के लिए, मुक्ति के लिए एक शरण भूमि थी, यही थी। कहते भी हैं, बिहारी भी कहते हैं, वो समझते हैं इस बात। भव बहादा हरो, मेरी भव बहादा हरो, राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परे, श्यामू हरित दूती होई। कहते हैं जिस तरह से राधा रानी जो है तार देती है किसको? श्याम को। श्यामू, श्यामू बोलते हैं तो श्याम को तराश दिए, तराशना हुआ श्यामू। अब बची बात श्यामू हरित कैसे हो गया, इसे भी समझे। राधा रानी नीला वस्त्र पहनती थी और श्यामू पीला वस्त्र, और नीला वस्त्र और पीला वस्त्र का जब क्रॉस होगा ना, नीला और पीला को क्रॉस करेंगे तो हरा हो जाएगा। इसलिए कवि बोलते हैं श्यामू हरित दूती होई। कल्पना करें कितनी। तो इसी तरह हरित होने के लिए हमको भी भगवान जो है, अब भगवान भी वहां सच्चाई है कि नहीं है इस पर भी बहुत संदेह ही करें। वो हम पहले ही बोले, जो कि भक्ति क्या होगी? राधा कन्हई सुमिरन को बहानों है। जब कह ही दिए एक कवि खोल करके बहानों है, रियलिटी नहीं है, तो फिर यहां पर बिहारी के राधा दोह में रियलिटी हम काहे खोजने लगेंगे? तो यही स्थिति थी भक्ति की। नीति की बात अगर, जिस प्रकार से भक्ति जो है विषय वासना जन्य दुखों के लिए शरण भूमि थी, उसी तरह नीति जो है मानसिक द्वंद्व के विरेचन के परिणाम स्वरूप शांति की भूमि थी। अब बताइए, जो कि मानसिक द्वंद्व के विरेचन क्या होता है? मानसिक द्वंद्व आदमी में रहता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, अहंकार, ये सब दुर्गुण जो आप में भरा हुआ है, जब तक इससे आपको मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक आपको शांति नहीं मिलेगी। इसी के लिए विरेचन शब्द का प्रयोग किया गया। अंग्रेजी में इसे कैथारसिस कहते हैं। यह सिद्धांत अरस्तु ने दिया है, थ्योरी ऑफ कैथारसिस। आज किसी डॉक्टर को कहे ना जाकर के, सर मेरे पास प्रॉब्लम है काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, अहंकार, लिखिए कोई दवाई। लिखेंगे तो रेफर कांके, लेकिन एक कवि जो है नहीं रेफर कांके लिखेंगे, ठीक करेंगे आपको। लेकिन क्विक नहीं होता है, जादू की कोई छड़ी नहीं है, लेकिन कवि ठीक करेंगे आपको। उसके लिए क्या है? उस का कैथारसिस करना पड़ेगा। जब ही कैथारसिस होगा आप अशुद्ध से शुद्ध हो जाएंगे।
जब ही शुद्ध हो गए शांति को आप पा लिए। अब नीति परक कुछ उदाहरण भी हम देते हैं। बिहारी जयसिंह के दरबार में देखे थे, जयसिंह की मृत्यु के बाद कई मालिक बन जाते हैं, जितने बेटा हैं सभी मालिक। अब एक घर में, एक राजपाट में कई मालिक हो, किसी को भी काम करने में प्रॉब्लम होगी। अब हम यहां क्लास ले रहे हैं, मान लीजिए यहां ही अगर 4 मालिक हो जाए, कोई कहेंगे शाम में क्लास लें, कोई कहेंगे सुबह में क्लास लें, कोई कहेंगे दोपहर में क्लास लें, कोई कहेंगे आज नहीं लें, हम किन की बात माने बोलिए? कितनी मतलब हम असमंजस की स्थिति में पड़ जाएंगे। इसलिए अनेक मालिक होने के बाद प्रजा को जीना जो है मुश्किल हो जाता है। बिहारी इस बात को जयसिंह के दरबार में देख चुके थे, इसलिए एक नीति परक दोहा सुनाते हैं। दूसह दुराजू, दुराजू मतलब कई राजा, दूसह दुराजू, दूसह ही होता है, दूसह ही को दूसह बोला जाता है, और दुराज को फिर तरासे तो दुराजू। दूसह दुराजू प्रजानु, प्रजा नहीं प्रजानु, नु प्रत्यय लगाए। दूसह दुराजू प्रजानु को, क्यों न बढ़े दुख दंदु, दुगुना दुख क्यों न बढ़ जाएगा। नीति भी बताए, भक्ति भी बताए और वीर भी बताए। पहले तो श्रृंगारिकता बताई ही, अब आते हैं जिसके कारण से नाम ही इसका पड़ा है रीतिकाल, दैट इज रीति निरूपण की बात करेंगे। जब रीति निरूपण की बात करेंगे तो आखिर पहले प्रश्न उठता है, रीति ग्रंथ निर्माण की प्रवृत्ति को काव्य शास्त्रीय ग्रंथ को रीति निरूपण कहते हैं। यानी शास्त्रीय ग्रंथ जो आप बनाएंगे, जिसमें रूल होगा, जिस रूल के आधार पर जो है कविता सुनाई जाएगी, उस रूल के बारे में बात किए। रीति निरूपण उसी को कहते हैं। काव्य शास्त्रीय ग्रंथ निर्माण की प्रवृत्ति को रीति निरूपण कहते हैं। तो रीति निरूपण को 3 भागों में बांटा गया है। पहला, ग्रंथकार की दृष्टि से, जो रीति ग्रंथ की रचना करेंगे उसकी दृष्टि से कितने टाइप का हो सकता है। रीति का निरूपण किसकी दृष्टि से? ग्रंथकार की दृष्टि से। दूसरा रीति निरूपण जो होगा काव्यांग विवेचन की दृष्टि से। काव्य के किस अंग का विवेचन करते हैं? सर्वांग विवेचन कहते हैं, सभी अंगों का विवेचन करते हैं। सभी अंग मतलब हो गया काव्य लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, रस, अलंकार, छंद, शब्द शक्ति, ध्वनि, रीति, वक्रोक्ति, गुण, दोष, सब जितना चीज है काव्य में सब आ जाएगा। उसी को कहते हैं सर्वांग निरूपण। अब फिर कहते हैं विशिष्टांग निरूपण। तो काव्यांग विवेचन में 2 भेद है, सर्वांग विवेचन और विशिष्टांग विवेचन। तो खैर अभी हम काव्यांग विवेचन का भेद नहीं करेंगे। अभी हम रीति निरूपण के 3 प्रकार बताए। पहला जो है ग्रंथकार की दृष्टि से, दूसरा जो है काव्यांग विवेचन की दृष्टि से, और तीसरा जो है रीति निरूपण की दृष्टि से। पहला के बारे में आओ जाने। ग्रंथकार की दृष्टि से जो है इसको भी 3 भाग में बांटा गया है। ऐसे ग्रंथकार, उसमें पहला आएगा केवल कवि, केवल रीति कर्म की दृष्टि से, ओनली रीति कर्म, यानी केवल आप जो है शास्त्रीय ग्रंथ बनावे, रूल बतावे, लक्षण बतावे, उदाहरण मत बतावे, कविता मत बतावे। दैट इज आप केवल आचार्य का काम करें, कवि का काम नहीं करें। ऐसे हिंदी में आचार्य कोई कहलाने की शक्ति नहीं रखते हैं, क्योंकि आप तो संस्कृत के काव्य शास्त्र का ही अनुवाद कर रहे हैं
हिंदी में, ब्रजभाषा में। इसलिए अगर आपको शिक्षक कहते हैं तो ज्यादा बेहतर है। आचार्य तो संस्कृत वाले सब थे, भरत मुनि, भामह, वामन, आनंदवर्धन, ये सब आचार्य थे। मम्मट, ये सब आचार्य थे। विश्वनाथ, ये सब आचार्य थे। आप कहां से आचार्य हिंदी वाले हो गए? आप तो वहीं से ट्रांसलेट करते हैं, संस्कृत से आप ब्रजभाषा में उतार रहे हैं। इसलिए आपको आचार्य नहीं शिक्षक कहें तो ज्यादा उचित है। लेकिन आप क्या करते हैं, वही ग्रामर की किताब जो है उतार के ले आते हैं। तो रीति कर्म की दृष्टि से, केवल रीति कर्म की दृष्टि से, इसमें एग्जाम्पल भी हम दे दिए, जैसे जसवंत सिंह की है भाषा भूषण, दुलह की है कवि कुल कंठाभरण, etc। उसके बाद है रीति कर्म एवं कवि कर्म की दृष्टि से। इसका मतलब दोनों गुण होनी चाहिए। रीति कर्म भी, दैट इज वो शास्त्रीय ग्रंथ का भी निर्माण करेंगे और उसका उदाहरण देंगे। उदाहरण ही काव्य होगी। जो रूल बताएंगे उसका उदाहरण देंगे। तो जब उदाहरण भी देते हैं तो वैसे कवि को कहेंगे रीतिबद्ध कवि, वैसे कवि को कहेंगे क्या? रीतिबद्ध कवि। रीति कर्म और कवि कर्म दोनों आ गया। तो रीति कर्म से रीति वर्ड का प्रयोग किए और कवि कर्म से कवि वर्ड का भी प्रयोग किए, रीतिबद्ध कवि। यानी दोनों का जो प्रयोग करेंगे, जो रूल भी बताएंगे और एग्जाम्पल भी बताएंगे। रूल जो है शास्त्र हो गया, एग्जाम्पल जो है कविता हुई। तो रीति कर्म भी जो करेंगे उसके साथ साथ कवि कर्म भी जो करेंगे, दोनों दृष्टि से काम करेंगे, तो उसको कहते हैं रीतिबद्ध कवि। रीतिबद्ध कवि में जैसे मतीराम की रसराज है, देव की भावविलास है, पद्माकर की जगद्विनोद है। तो ये सब ढेर सारी रचना है, ये सब रीतिबद्ध कवि है। हम उदाहरण देते हैं कैसे जो है, पहले एक हम रीति बता रहे हैं, दैट इज लक्षण। कहते हैं रीति को कोई कोई सरल भाषा में नियम भी बोलते हैं। हमारे यहाँ की रीति है, हमारे यहाँ का नियम है। लेकिन काव्य शास्त्र में लक्षण ही लिखा गया है। जो भी आप लक्षण बताइए, लक्षण दैट इज अंग्रेजी में एक ही वर्ड होगा, रूल। हम रूल बता रहे हैं किसके लिए? लक्षण बता रहे हैं उपमा अलंकार के लिए। उपमा अलंकार तो जरूर जानते होंगे हिंदी वाले। मतीराम बोलते हैं, जाको वर्णन कीजिए सो उपमेय प्रमाण। जिसका आप वर्णन करते हैं उसको हम उपमेय कहते हैं। जाकी समता दीजिए ताही कहत उपमान। जिससे आप तुलना करते हैं उसको क्या कहते हैं? उपमान। समझे? जैसे कहते हैं शशिमुख अंग मलय गिरिवासा। पद्मिनी के बारे में जो हम कह रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं, पद्मिनी का मुख जो है चंद्रमा के समान है। तो वर्णन कर रहे हैं पद्मिनी के सौंदर्य का, लेकिन तुलना कर रहे हैं किसका? मुंह का तुलना किससे किए? तो चंद्रमा से। और फिजिकल जो उसका मतलब स्ट्रक्चर है उसकी चर्चा किए मलयगिरी पर्वत से। शशि मुख अंग मलयगिरी वासा, नागिन झांपी लीन चहुपासा। मलयगिरी पर्वत पर चंदन वृक्ष में जैसे नागिन सांप लपटल रहता है, उसी तरह पद्मिनी भी अपने बाल को जो है बांध के रखती है, नागिन सांप की तरह ऐसे करके यहाँ पर मोड़ के। देखे भी होंगे बहुत स्त्री बांधती है। नागिन झांपी लीन चहुपासा, ओने ही घटा पड़ी जग छहा। जब वो बाल खोल देती है तो पूरे संसार में शीतलता आ जाती है। शशि के शरण लीन जनु राहा। जिस तरह से चंद्रमा के पास आप शांति महसूस करते हैं, रुक जा रात ठहर जा रे चंदा, बीते न मिलन की बेला, वैसी ही शांति महसूस कर। सरल शब्दों में यही समझिए। जैसे कहते हैं आप सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। तो सीता क्या है? सीता का वर्णन हम कर रहे हैं।
सीता उपमय है, लेकिन तुलना किससे कर रहे हैं हम, समता किससे कर रहे हैं, तो चंद्रमा से। तो चंद्रमा उपमान हो गया। जाको वर्णन कीजिए सो उपमय प्रमाण, जाकी समता दीजिए ताही कहत उपमान। जहां वर्णीय दूहनी की, जहां दोनों का वर्णन होता है, यानी सीता की भी और चंद्रमा की भी, जहां वर्णीय दूहनी की, उपमय की भी और उपमान की भी, सम छवि को उल्लास, दोनों का सौंदर्य बढ़ जाता है। पंडित कवि मतिराम सो उपमा कहत प्रकाश, कहते हैं मतिराम कवि, वहां पर उपमा अलंकार हो गया। तो रूल तो दे दिए, लक्षण तो बता दिए, अब उदाहरण उस पर देते हैं। उदाहरण जो हो गई, उदाहरण देते हैं। उदाहरण जो है क्या देना है, हिंदी में कविता लिखनी है, कविता काव्य, जहां आप उपमय और उपमान को दिखाएंगे और प्रकारांतर से उपमा अलंकार हो जाएगा। तो उदाहरण दिए हैं, जैसे अभी रूल सुनाए उसी के अनुसार से एग्जाम्पल दे रहे हैं। प्राण प्यारो मिलियो सपने में, परी जब नैसुक नींद निहोरे। नायिका जो है सपना देख रही है, जो अपने पति को देख रही है, क्या देख रही है मैं क्या बोलूं, सपना में अपने पति को देख रही है। प्राण प्यारो मिलियो सपने में, परी जब नैसुक नींद निहोरे। जब अच्छी नींद आ जाती है तभी सपना भी आती है, जगा हुआ आदमी क्या सपना देखेगा। ठीक है, कोई बात नहीं है, देखने दीजिए सपना। कंत को आए वो त्यों ही जगाए, कंत को आए वो, कंत मतलब होता है पति, कंत को आए वो त्यों ही जगाए, कहे सखी बिन पीयूष निचोरे। एक सहेली आती है, वो दौड़ करके फिरालाल चौक पर से आई अपने सहेली के घर पर और बोल रही है, अरे अभी तुम्हारे हस्बैंड टैक्सी से फिरालाल चौक पर उतरे हैं। तो उसको लगा, अरे मैं जो सपना देख रही थी वो सच हो गया। वाह, ये सूचना जो है कोई साधारण नहीं है। ये सूचना देने वाली जो सहेली है, ये सूचना नहीं समझिए, मुंह में जैसे लगता है हमको अमृत वो डाल दी, कहे सखी बिन पीयूष निचोरे। ठीक है, आगे क्या लिखते हैं मतिराम, यो मतिराम भयो मन में सुखू, बाल के बालम से दृग जोड़े। अब मतिराम के भी मन में, कवि के भी मन में भी सुखू होता है। सुखू आप समझ ही रहे हैं ना, अब समझ जाइएगा, आप लोग भी अब सुखू की तलाश करें। सुख तो आज तक देखे ही हैं, इस लेक्चर से जान गए ना, जो हृदय की आत्मा की जो खुशी होती है उसे ही सुखू कहते हैं। अब भौतिक सुख जो है वो जो है वो सुख है, सुखू को तो जाने। यो मतिराम भयो मन में सुखू, बाल के बालम से दृग जोड़े। क्योंकि अब टैक्सी से उतरने के बाद पति घर तो आएंगे, दृग को जोड़ दिया, आंख में आंख मिल गया दोनों का, पति पत्नी एक दूसरे को निहार रहे हैं और मतिराम खुश है। यो मतिराम भयो मन में सुखू, बाल के बालम से दृग जोड़े। अब देखिए इसके लिए उपमान क्या रखते हैं। उपमय में 3 घटना देखे ना, एक देखे सपना, दूसरा देखे सूचना और तीसरा देखे सामना। आमने सामने हुआ तब ना आंख मिला, ये 3 घटना देखे। अब 3 बार हमको उपमान भी चाहिए। उपमय अगर 3 है तो उपमान भी 3 चाहिए। ज्यों पट में अति ही चटकीलो चढ़े रंगू, ज्यों पट में अति ही चटकीलो चढ़े रंगू, तीसरी बार के बोरे। अब एक कोई महीन कपड़ा व्हाइट कलर का लीजिए, बाल्टी में आप लाल रंग रखें, एक बार कपड़ा को डुबाए, निकाला, लाल हुआ, ठीक हुआ, रंग चढ़ा, रंग चढ़ा। इसको यही समझिए जैसे पहली बार वो उपमय में देखे, सपना देख रही है,
इस कलर की स्थिति ऐसी ही है। फिर उसके बाद डुबाएं। उसके बाद जो सूचना मिली कंत को आए वो त्यों ही जगा, कहे सखी बिन प्रियुष निचोरे। ये दूसरी बार रंग क्या हुआ, बढ़ा। पहली बार तो रंग चढ़ा, दूसरी बार रंग बढ़ा। उसके बाद फिर तीसरी बार आप डुबाइए कपड़ा को, लाल टीस हो जाएगा। तो वही सामना, यो मति राम भयो मन में सुखू, बाल के बालम से दृढ़ जोड़े। तो 3 बार उपमय है तो 3 बार जो है उपमान भी दिखाया गया। पहली बार बाल्टी में डुबाना, दूसरी बार बाल्टी में डुबाना, तीसरी बार बाल्टी में डुबाना। तो पहली बार अगर डुबाते हैं तो रंग चढ़ा, दूसरी बार डुबाते हैं तो रंग बढ़ा, तीसरी बार डुबाए हैं तो बोलते हैं लाल टीस। अब डुबाने से रंग नहीं चढ़ेगा। उसी तरह नायिका को भी जो खुशी मिली सपना में, वो फर्स्ट स्टेप है। सूचना में उससे अधिक खुशी मिली, बढ़ा, बढ़ा के बाद चढ़ा कहिए, समझे। आज जब सामने पति आ गई, आज पति आ जाते हैं तो समझिए जो कि खुशी जो है अब क्लाइमेक्स पर है। जस्ट जैसे पैग ही हम लेते हैं, पहली पैग लिए चढ़ा, दूसरी पैग लिए बढ़ा और तीसरी पैग लिए फूल। अब उसके बाद चौथी पैग लेने से बॉडी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसके बाद अब मान लीजिए ये जो देख लिए रीति कर्म एवं कवि कर्म की दृष्टि से, जिसमें रीति कर्म के लिए हम बताए किसे कहते हैं उपमा अलंकार। फिर उसके बाद उसके अनुसार से हम उदाहरण भी दिए, तो कवि कर्म भी करके दिखा दिए। अब इसके बाद तीसरा जो होता है ग्रंथकार की दृष्टि से, उसमें 3 भेद है। पहला केवल कवि कर्म की दृष्टि से नहीं, केवल रीति कर्म की दृष्टि से। दूसरा रीति कर्म एवं कवि कर्म की दृष्टि से। और तीसरा जो है आपको कवि कर्म की दृष्टि से। कवि कर्म की दृष्टि से वही करेंगे जो रीति सिद्ध है, जो रीति को पचा चुके हैं, जिसको रीति नहीं बताना पड़े वही जो है लिख सकते हैं। कवि कर्म की दृष्टि से दैट इज रीति सिद्ध कवि, उसको रीति से कोई मतलब नहीं है। बिहारी रीति सिद्ध कवि है। दिखाते हैं, एक दोहा सुनाते हैं, क्या है उसमें, नायिका जो है करवा चौथ की है, अब चांद को देखना चाहती है, लेकिन उसकी सहेली बोलती है बैठो तुम रूम में बैठो, मैं जाती हूं छत पर, मैं छत पर से देख के आती हूं चांद निकला है कि नहीं, इसीलिए मैं तुमको रोक रही हूं। अगर तुम जाओगी छत पर तो तुम इतनी सुंदर हो ना, संसार की स्त्रियां समझ लेगी चांद निकल गया है। मुख और चांद को एक साथ हर हमेशा कंपैरिजन किया जाता है, और वास्तविक बात है चांद निकला नहीं है। अब ऐसी स्थिति में सारी स्त्रियां जो है अपने व्रत को तोड़ेगी। तो जो सही समय नहीं है उस समय अगर आप चांद को मान लीजिए अर्घ दिखा रहे हैं तो वो तो उससे पाप ही न लिखेगा। अब सोच सकते हैं कैसे वहां पर दोनों एक साथ है तो उपमा अलंकार है, ये तो साधारण सब चीज है। ऐसे ऐसे 700 वो नियम उसकी कविताओं में सिद्ध हो जाएगी, तब न वो रीति सिद्ध कहलाते हैं। उनको एको बार रूल नहीं बतलाना पड़ा, वो बोल देते थे, बोलते थे जे जाओ कोई न कोई रूल मिल जाएगा इसमें, जाओ खोजो, तुम किताब से मैच करो। बिहारी बोलते थे हम बोल दिए तुम जाओ खोजो इसमें कौन रूल है। मैं रीति सिद्ध हूं, मैं रीति को पचा लिया हूं, सिद्ध कर चुका हूं। हमारी कविता जो है हर रीति को सिद्ध करती है। कोई न कोई, एक कविता में एक ही रीति न होगी, दूसरी कविता 700 कविता है तो 700 रीति, और उसमें मान लीजिए कोई रिपीट हो गया तो वही रीति होगी। अब तो ये तो सामान्य बात है। ऐसी स्थिति में क्या कविता सुनाते हैं बिहारी, देखिए, तू रही हूं ही सखी, तू रही हूं ही सखी,
तुम ऐसे ही रहो, घर में ही रहो। लखों मतलब मैं देखूंगी छत पर जाकर के। ना चढ़ी अटा बलिबाल, छत पर मत चढ़ो नहीं तो संसार में बवाल हो जाएगा। इसलिए बवाल हो जाएगा, सब स्त्रियां जो है तुम्हारे कारण समझ लेगी जो चांद निकल गया। तू रहो हो ही सखी ना चढ़ो, तू रहो हो ही सखी लखों, ना चढ़ो अटा अति बलिवाल। सब हीनु बिनु शशि उदय, सब संसार में जो है बिना चंद्रमा के उदय होते। दी जतु अरहु अकाल, वो अकाल समय में ही अर्घ दे देगी। समझ गए? तो ग्रंथकार की दृष्टि से यही है। अब ग्रंथकार की दृष्टि में से हम तीनों बताए, उसमें ग्रंथकार की दृष्टि से जब रीति का निरूपण किए तो उसमें बताए एक करके। पहले रीति, केवल रीति कर्म की दृष्टि से, दूसरे नंबर में बताए रीति कर्म एवं कवि कर्म की दृष्टि से, और तीसरे नंबर में दिखाए कवि कर्म की दृष्टि से। सब हम बोल दिए। अब उसके बाद जब ही रीति निरूपण को हम 3 भाग में बांटे थे, दूसरे नंबर में बोले थे काव्यांग विवेचन की दृष्टि से। तो काव्यांग विवेचन को 2 रूप में किया जाता है, एक सर्वांग विवेचन, एक विशिष्टांग विवेचन। सर्वांग विवेचन में काव्य के सभी अंगों का विवेचन किया जाता है। इसमें आएगा चिंतामणि की कवि कल्पतरु, भिखारी दास की काव्य निर्णय, कुलपति मिश्र की रस रहस, ये सब जो है सर्वांग विवेचन की पुस्तक है। उसके बाद विशिष्टांग विवेचन। विशिष्टांग विवेचन में कवि जो है विशिष्ट अंग को लेकर के, जिसमें सबसे ज्यादा पॉपुलर था रस, रस को लेकर के, रस में भी सबसे अधिक पॉपुलर क्या, रस का मतलब तो नवरस होता है, श्रृंगारिक रस वाले। तो उसमें आपको रस विवेचन में आएंगे कौन कौन, तो जैसे मतीराम का ही रसराज है, और देव का भवविलास है, पद्माकर का जगद्विनोद है। ये सब ग्रंथ जो है ये सब रस विवेचन का ही है और श्रृंगारिक रस पर है। और उसके बाद अलंकार विवेचन। अलंकार विवेचन जैसे जसवंत सिंह की भाषा भूषण जो है, दुलह की कुल कवि कुल कंठाभरण है, ये अलंकार विवेचन है। फिर उसके बाद छंद विवेचन। छंद विवेचन जो होगा, जैसे भूषण की छंदो हृदय प्रकाश है, ये अलंकार विवेचन की पुस्तक है। नंद किशोर की जो है पिंगल प्रकाश, अलंकार विवेचन की किताब है। तो यानी विशिष्टांग विवेचन भी आप बता दिए। विशिष्टांग विवेचन में रस विवेचन, अलंकार विवेचन, छंद विवेचन, और इसके पहले आप जो है सर्वांग विवेचन भी बता दिए। उसके बाद तीसरे नंबर में रीति निरूपण में बोले थे क्या, निरूपण शैली की दृष्टि से बोले थे ना। निरूपण, रीति निरूपण को 3 भाग में बांटे थे ना, ग्रंथकार की दृष्टि से, काव्यांग विवेचन की दृष्टि से, और निरूपण शैली की दृष्टि से। निरूपण शैली में 4 है। पहली शैली जो है सर्वांग विवेचन। इसके लिए मम्मट के काव्य प्रकाश एवं विश्वनाथ के साहित्य दर्पण को आधार बनाया गया। दूसरी जो है आपको रीति निरूपण शैली, दूसरी निरूपण शैली जो है रस विवेचन। इसके लिए भानुदत्त की रस मंजरी को मुख्य आधार बनाया गया। तीसरे नंबर में अलंकार विवेचन। अलंकार विवेचन में जयदेव की पुस्तक को मुख्य आधार बनाया गया। चौथे नंबर में छंद विवेचन। इसमें आपको हेमचंद की छंदोनुशासन को मुख्य आधार बनाया गया। यही है पूरे के पूरे रीति काव्य। और गुड बाय, फिर मिलेंगे कल। बाय बाय दोस्त।